अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तमाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज मंगलवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा चैप्टर हो सकता है जो अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक ज्योतिष विद्या को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तो बन के रहिएगा और कहीं जाना नहीं है। आइए शुरू करते हैं। आइए, आज का कार्यक्रम मैंने शुरू में ही बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह की दशा चलती है तो उसमें यह देख लेना होता है कि वो कैसा परिणाम करेगा। वो कैसा परिणाम करेगा ये तो आप जानते हैं कि अगर वो उच्च का होकर के बैठा है तो अच्छे परिणाम करेगा, और अगर वो नीच राशि का बैठा है तो बुरे और कमजोर प्रभावों को दिखाने वाला होता है। आज चर्चा जिस पे मैं करने वाला हूं कि वो प्रभावित किससे होता है, किन किन चीज़ों से ग्रह प्रभावित होकर के अपना परिणाम या दिखाने वाली स्थितियों को दिखाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी जातक के ऊपर से गुरु की दशा चलती है, जैसे ये मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली है और गुरु की दशा जातक के ऊपर से चली, तो गुरु कहाँ कहाँ से प्रभावित होकर के परिणाम देंगे? तो सीधी सी बात है, वो जहाँ के अधिपति हैं ये तो आप लोग जानते हैं। ग्रह जहाँ का अधिपति होता है और ग्रह जहाँ बैठा होता है, ये दो जगह का परिणाम आपको पता है। पर तीसरी बात कि वो ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, जो ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे बुध उनको देख रहे हैं, जो ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, इस ग्रह से चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, इस घर से चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, ये ग्रह अपनी कौन कौन से भाव पे कौन सी दृष्टि डाल रहा है। जैसे अब गुरु यहां बैठे हैं तो यहां से वो शनि की राशि को देखेंगे, तो गुरु और शनि समता के संबंध में, एक दूसरे के सम संबंध में रखने वाले, एक दूसरे के साथ समता का संबंध रखते हैं, न मित्र और न शत्रु। तो गुरु की 5वीं दृष्टि सम राशि पे पड़ेगी, गुरु की 7वीं दृष्टि स्वराशि पे पड़ेगी, और गुरु की 9वीं दृष्टि अपने से तुच्छ कमजोर या शम राशि पे पड़ेगी, शुक्र की राशि पे। कहने का मतलब है कि वो यहां से अगर देखेंगे यहां तो समान फल यहां का भी देंगे, यहां से भी प्रभावित करेंगे, इस भाव को भी वो अपने फल के देते समय देखेंगे तो यहां का भी परिणाम देंगे। 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे तो यहां वो अपनी राशि को देखेंगे तो यहां का फल वो ज्यादा करेंगे। फिर उसके बाद 9वीं दृष्टि से यहां देखेंगे जो कि रोग भाव है, तो भाव से और राशि से युक्त होकर के परिणाम देंगे। साथ ही साथ ये ग्रह नवमांश कुंडली में कौन से भाव का अधिपति है, वो नवमांश कुंडली में कहां बैठा है, उससे भी प्रभावित होकर के ग्रह परिणाम करते हैं। एक बात और कहता हूं, कोई भी ग्रह अकेला और स्वतंत्र फल तभी करता है जब वो बिल्कुल विक्षिप्त नहीं हो। मतलब यहां पे गुरु अगर अकेले बैठे हों और यहां के अधिपति हैं, कोई भी ग्रह उनको देख नहीं रहा है और वो जहां भी देख रहे हैं उस भाव के अधिपति से उनका कोई संबंध नहीं बन रहा है, मतलब अगर गुरु यहां बैठे हैं, यहां देख रहे हैं, तो शनि की दृष्टि, क्योंकि यह शनि की राशि है, तो शनि की दृष्टि कहीं से भी गुरु पे नहीं पड़नी चाहिए, या गुरु और शनि का संबंध कैसे भी नहीं बनना चाहिए, या उस भाव पे किसी भी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो, तो गुरु स्वतंत्र फल करने वाले होंगे, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति को दिखाने वाली बातें हो जाती हैं। अगर ग्रह अकेला फल कर रहा है और किसी भी प्रकार से विक्षिप्त नहीं हो रहा है किसी अन्य ग्रह से, जैसे मान लीजिए अगर गुरु यहां बैठे हैं और राहु यहां केंद्र में आ गए तो गुरु को प्रभावित करेगा। अगर गुरु यहां बैठे हैं और शनि यहां बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि से गुरु को देखेंगे तो गुरु के प्रभावों में विक्षिप्तता आएगी।
अगर गुरु यहाँ बैठे हैं और केंद्र में चंद्रमा बैठेंगे तो गुरु को पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर गुरु यहाँ बैठे हैं और यहाँ राहु बैठे हैं तो गुरु के प्रभावों में कमजोरी या अधिकता देखी जाएगी। अगर गुरु यहाँ देखते हैं और यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो उससे भी प्रभावित होकर के ग्रह फल करता है। अब ये बात दरअसल समझने वाली है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा है, क्या आपको किसी ने ये तो नहीं बता दिया कि गुरु यहां बैठे हैं तो कर्म अच्छा कर लो, गुरु यहां बैठे हैं तो ये हो जाएगा। भाव फल पे कभी भरोसा ना करना, ना, भाव फल पे कभी भरोसा ना करना। वो प्रत्येक कुंडलियों के लिए एक सी होती हैं। अब आपकी कुंडली में भी राहु और शुक्र यहां बैठेंगे तो वही फल करेंगे, और उसी व्यक्ति को अगर दूसरी कुंडली दिखलाई जाती है और उसमें भी राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो उसमें भी वो वही परिणाम बोलेगा, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं होता है। प्रत्येक कुंडली अलग होती है, प्रत्येक कुंडली के कर्म अलग होते हैं, प्रत्येक कुंडली के भाग्य अलग होते हैं, तो प्रत्येक कुंडली का विश्लेषण भी अलग होता है और प्रत्येक कुंडली का फलादेश भी अलग होता है। क्योंकि नक्षत्र, चरण, ग्रह की दृष्टि, ग्रह का भाव, ग्रह का स्थान और ग्रह के प्रत्येक चार्ट में स्थिति देखने के बाद ही किसी एक उत्तर पे जाना चाहिए, अन्यथा तो सब गोल गोल बातें हैं, आप तो जानते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? आपके जो शत्रु हैं वो आपके सामर्थ्य की निंदा करते हैं हमेशा। हाँ, आपको वो सामर्थ्यवान नहीं समझते हैं और कई बार आपको कमजोर समझते हैं। पर एक बात बता देता हूं, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है जब आपके ऊपर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, चाहे वो किसी भी स्थिति से लगाई जा रही हो चीजें। पर एक बात बता देता हूं, अपने सामर्थ्य को पहचानना व्यक्ति के अंदर की बात होती है। अपने आप को पहचानिए और उसमें निरंतर विकास की प्रक्रिया को शामिल करते रहिए। आप अगर एक बार में लक्ष्य को नहीं भेद पा रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप क्षमतावान नहीं हैं। आप ईश्वर की श्रेष्ठ संतति हो, बस इस बात का अभिमान होता रहे। खुद पे अभिमान नहीं, आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। उसके जैसा तो कोई बनाया ही नहीं गया है और वो आप हो। आपसे बड़ा और बेहतर कोई है तो मुझे बता दो, फिर मैं देख लेता हूं। कोई भी आपसे बेहतर हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं, पर आपको क्या पता है ये बात? आपसे बेहतर कोई नहीं है। बस इतनी सी बात हमेशा याद रखिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।